हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम्स अड्डा 24/7 पर। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मैन्योर यानी कि खाद, और उसका भी सेकंड पार्ट रहने वाला है क्योंकि कल की क्लास जो है हमारी एक हो चुकी है मैन्योर यानी खाद के ऊपर, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि मैन्योर्स आपके क्या होते हैं, उनके वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर एंड कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, ये दो टाइप्स होते हैं। और बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर के अंदर मैंने आपको एग्जांपल दिए थे कि फार्म यार्ड मैन्योर यानी गोबर की खाद होती है, ग्रीन मैन्योर यानी हरी खाद होती है, कंपोस्ट जो है आपकी होती है। तो उसमें भी हमने गोबर की खाद के बारे में डिटेल में पढ़ लिया था। उससे आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे, यानी आज हम इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं कंपोस्ट के बारे में, देन आपका ग्रीन मैन्योर यानी हरी खाद के बारे में। इसके अलावा हम शिप एंड गोट मैन्योर यानी कि भेड़ और बकरी की खाद के बारे में, पोल्ट्री मैन्योर यानी मुर्गी की खाद के बारे में। तो ये भी आपका किसके अंदर आता है, बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर के अंदर ही आता है। तो इसके बारे में हम कंप्लीटली यहां पर जानने वाले हैं। क्लास आपकी बायलैंग्वेज रहेगी, यानी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे इस क्लास को देख सकते हैं। चाहे आप 5th डीन कमेटी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, चाहे आप 6th डीन कमेटी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, तब भी आप इस क्लास को देख सकते हैं क्योंकि आपके दोनों के सिलेबस में ही क्या है, ये आपका टॉपिक दिया हुआ है मैन्योर्स यानी कि खादें। तो चलिए बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो इसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इस क्लास की पीडीएफ आपको यहां पर मिल जाएगी, जिससे क्या है आप प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। तो बताओ सबसे पहले आपका कंपोस्ट किसे कहेंगे, लेकिन क्यों ना कंपोस्ट को डिफाइन करने से पहले हमने जो पहले पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बताओ मैंने खाद की डेफिनेशन आपको क्या बताई थी। खाद की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल या रॉ मटेरियल, वो आपका फसल का अवशेष हो सकता है, वो आपका एनिमल वेस्ट हो सकता है, वो आपका ह्यूमन वेस्ट हो सकता है, उसको हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, और उसको डिकम्पोज करने के बाद जो आपका सब्सटेंस बनता है, जो मटेरियल बनता है, वो क्या कहलाता है, मैन्योर या फिर खाद कहलाता है। फिर देन उसके अंदर मैंने आपको गोबर की खाद पढ़ाई थी, जिसके अंदर मैंने पढ़ाया था आपको जो गोबर होता है, जो यूरिन यानी मूत्र होता है, लीटर यानी बिछावन होता है, इसके अलावा जो वेस्ट आपका फोडर होता है, उसका इस्तेमाल यानी इन चारों चीज़ों का प्रयोग करके उसको डिकम्पोज करते हैं, और उससे जाके फिर क्या आपकी जो खाद बनती है वो क्या कहलाती है, फार्म यार्ड मैन्योर यानी गोबर की खाद कहलाती है। बताओ यही पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, सारी चीजें रिवाइज होगी। अब यहां पर आ जाओ, जनरली आप लोगों के घरों में मम्मी जब खाना बनाती है तो कोई भी जब सब्जी कट करते हैं, क्या वो सब्जी सारी की सारी आपकी बना ली जाती है? नहीं ना, सारी सब्जी नहीं बनती है, उसका कुछ वेस्ट आपका निकलता है। जैसे आप फ्रूट खाते तो फ्रूट भी सारा नहीं खाते हैं, उसका कुछ वेस्ट निकलता है। तो यानी कि कंपोस्ट के अंदर आपका क्या होगा, फल या सब्जी का वेस्ट होगा। इतनी बात क्लियर हुई। इसके साथ ही साथ आपके फसल के अवशेष भी यहाँ पर हो सकते हैं, यानी कि पत्ते हो सकते हैं, उनकी टहनी भी यहाँ पर क्या है, ली जा सकती है। इसके अलावा अदर कोई रॉ मटेरियल हो सकता है, लाइक आपका जो एग्रो इंडस्ट्री है। एग्रो इंडस्ट्री के बारे में कल भी मैंने आपको बताया था, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होगी, फॉर एग्जांपल केचप बनाने वाली इंडस्ट्री होगी, वहां पर क्या टमाटर का यूज किया जाएगा। तो टमाटर पूरी तरीके से तो वहां पर कंज्यूम नहीं होगा, उसका कुछ खराब टमाटर होंगे, कुछ वेस्ट होगा, वो आपका निकलेगा, और उसका इस्तेमाल हम किसके लिए कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल जो है खाद बनाने के लिए कर सकते हैं। तो यानी यहां पर भी जनरली क्या है, एक तरीके से देखा जाए तो आपका यहां पर सिंपल सा जो हम कह सकते हैं, सिंपल चलिए, किचन का वेस्ट हो सकता है, फील्ड का वेस्ट हो सकता है, या एग्रो इंडस्ट्री का वेस्ट हो सकता है। उसे सिंपली हम क्या कहेंगे, उसे जो है रॉ ऑर्गेनिक मटेरियल जो है हम कह सकते हैं। उसे क्या कह सकते हैं, हम रॉ ऑर्गेनिक मटेरियल कह सकते हैं। रॉ ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, और उस रॉ ऑर्गेनिक मटेरियल को यानी कि कच्चा जैविक पदार्थ होगा जो डिकम्पोज अभी नहीं हुआ है। तो इस रॉ ऑर्गेनिक मटेरियल का हम क्या करवाएंगे, माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन करवाएंगे। क्या करवाएंगे, माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन करवाएंगे, यानी कि सूक्ष्म डिकम्पोजिशन, यानी सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या है, इसका ब्रेक डाउन किया जाएगा, इसका जो है डिकम्पोजिशन करवाया जाएगा, विघटन करवाया जाएगा, और विघटन करने के बाद जो मैन्योर हमको मिलेगी, जो खाद हमको मिलेगी, वो खाद क्या कहलाएगी, आपकी कंपोस्ट कहलाएगी। क्योंकि आपकी खाद कंपोस्ट जनरली क्या है, मैन्योर का ही तो एक टाइप है ना।
तो यहाँ पर भी क्या हम रॉ मटेरियल का यूज करेंगे, उस रॉ मटेरियल का माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन करवाएंगे, यानी सूक्ष्म जीवों के द्वारा उसका विघटन करवाएंगे। हिंदी में अभी आगे चल के मैं दोनों लैंग्वेज में आपका लिखा हुआ है, फिलहाल इसको समझ लीजिए, ठीक है। तो माइक्रोबियल यानी कि सूक्ष्म जीव हो गए, डिकम्पोजिशन का मतलब हो गया विघटन। तो यहाँ पर क्या है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा विघटन करवाया जाएगा, किसका, जो आपके सब्जियों के अवशेष है, फलों के अवशेष है, या फिर आपका कह लीजिए एग्रीकल्चरल वेस्ट है या एग्रो इंडस्ट्री वेस्ट है उसका। देन उसके बाद उससे क्या बनेगी, आपकी मैन्योर बनेगी, और वो मैन्योर क्या कहलाएगी, आपकी कंपोस्ट कहलाएगी। इतनी बात समझ में आ गई है। उस मैन्योर को हम क्या कहेंगे, कंपोस्ट कहेंगे। बस इतनी सी डेफिनेशन है। चलिए इसको जो है हम यहाँ पर अब आगे चल के डिटेल में जान लेते हैं कि एग्जाम में आपको कैसे लिखना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक वेस्ट इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। यानी कि जनरली क्या है, आपका जो प्रोसेस है ना, यानी कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट हमने कलेक्ट किया, लाइक सब्जियों के अवशेष, फलों के अवशेष, या फिर आपका एग्रीकल्चरल वेस्ट, या फिर एग्रो इंडस्ट्री वेस्ट, वो हमने कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद उसको डिकम्पोजिशन उसका करवाया, यानी माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन करवाया, और उसके बाद जो खाद बनी वो क्या खाद क्या कहलाएगी, आपकी कंपोस्ट कहलाएगी। वो खाद क्या कहलाएगी, आपकी कंपोस्ट कहलाएगी। लेकिन जो ये प्रोसेस हमने किया है, यानी कंपोस्ट को बनाने के लिए जो हमने प्रोसेस किया है, जैसे हमने क्या किया, सब्जियों के अवशेष को लिया और उसको एक बाल्टी के अंदर या खड्डे के अंदर डाल दिया, वहीं पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोड़ दिया, और वो क्या कर रहे हैं, उसको डिकम्पोज कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस हमने किया, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, कंपोस्टिंग कहलाएगा। क्लियर हुई बात। यानी कंपोस्ट को बनाने वाला जो प्रोसेस होता है उसे हम कंपोस्टिंग कहते हैं, और जो चीज बनती है, जो खाद आपकी बनती है, वो कंपोस्ट कहलाती है, यानी कि उसे हम क्या कहते हैं, कंपोस्ट खाद कहते हैं। सेम आपका देखिए यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, जैविक अपशिष्टों को सड़ाने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं, और जो सड़ा हुआ पदार्थ बनता है उसे कंपोस्ट कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, कंपोस्ट कहा जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, हमने यहाँ पर जनरली क्या किया है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस पिक्चर के अंदर, आपके जो सब्जियों के या फलों के अवशेष लिए गए, इसका हमने डिकम्पोजिशन करवाया, यानी विघटन करवाया माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। तो जो विघटन हो रहा है वो नेचुरल प्रोसेस है या फिर आर्टिफिशियल प्रोसेस है, बताओ। वो आपका एक नेचुरल प्रोसेस है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा हो रहा है, तो वो जनरली क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है। तो सेकंड डेफिनेशन वही लिखी हुई है यहाँ पे कि कंपोस्टिंग क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके अंदर जनरली क्या है, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है उसकी रोटिंग होती है, यानी सड़न होती है, या फिर उसका क्या है, डिकम्पोजिशन होता है। किसका, ऑर्गेनिक मैटर का, किसके द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, यानी सूक्ष्म जीवों के द्वारा। तो जो आपकी चीज बनती है वो क्या कहलाती है, फिर कंपोस्ट कहलाती है। बस यही आपकी, चाहे ऊपर वाली डेफिनेशन आप लिख दीजिए, चाहे नीचे वाली डेफिनेशन लिख दीजिए, चाहे दोनों ही डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। एक डेफिनेशन आपने ऐसे लिख दी, यानी ये वाली पॉइंट लिख दी, देन उसके बाद और डाल के आप लिख सकते हैं कि इस तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। दोनों डेफिनेशन क्या है, आप एग्जाम के अंदर लिख सकते हैं। अब ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि कंपोस्ट बनाने के लिए हम किन किन चीज का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि इसके अंदर आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के जो आपके वेस्ट मटेरियल होता है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या सिंपली कह लीजिए किचन का जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है वो आपका क्या है, कंपोस्ट बनाने के लिए प्रयोग में लिया जा सकता है। तो वहीं पर लिखा हुआ है क्रॉप रेजिड्यू, यानी फसल के अवशेष का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपकी पत्तियां हो सकती हैं, वो टहनियां हो सकती हैं, हो सकता है खेत के अंदर जो सब्जी खराब हुई है, जो आपके फल खराब हुए हैं वो हो सकते हैं। देन उसके बाद एनिमल वेस्ट, आपका एनिमल वेस्ट के अंदर आपका ह्यूमन वेस्ट भी इसके अंदर आ जाएगा। इसके साथ ही साथ फूड गार्बेज, यानी कि किचन के अंदर जो फूड वेस्ट आपका निकला हुआ है, चाहे वो आपकी सब्जियां हो, चाहे वो फल हो, चाहे वो आपका वेस्ट खाना हो जो आपने छोड़ा है वो, ठीक है। इसके अलावा आपका यहाँ पर म्युनिसिपल वेस्ट हो गया, यानी कि यहाँ पर जनरली आपका बात हो रही है जो आपका सीवरेज वाला वेस्ट होता है वो। इसके अलावा इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया। इंडस्ट्रियल वेस्ट कौन सा, एग्रो इंडस्ट्री वाला, यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है वो। तो इनका जो वेस्ट होता है, इस वेस्ट को हम क्या करते हैं, जनरली डिकम्पोज करवाते हैं, और उससे क्या है, एक खाद बनाते हैं, और उसी खाद को हम क्या बोल देते हैं, कंपोस्ट बोल देते हैं। उसी खाद को क्या कहा जाता है, कंपोस्ट कहा जाता है।
तो अब आपको क्लियर हो चुका होगा गोबर की खाद यानी FYM फार्म यार्ड मैन्योर जिसे कहते हैं, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था, उसमें और इस कंपोस्ट में क्या फ़र्क है। दोनों में फ़र्क पता चल गया। वहाँ पर यानी कि गोबर की खाद के अंदर जनरली हमने क्या क्या चीज़ें प्रयोग की थी, बताओ फटाफट सभी बच्चे बताएंगे। गोबर की खाद में हमने क्या क्या प्रयोग किया था, यानी फार्म यार्ड मैन्योर की अगर हम बात करें तो फार्म यार्ड मैन्योर के अंदर हमने क्या है, डंग का इस्तेमाल किया था, यानी गोबर का इस्तेमाल हमने यहाँ पर किया था। इसके अलावा यहाँ पर हमने यूरिन का यानी कि मूत्र का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा लीटर का इस्तेमाल यानी कि बिछावन का इस्तेमाल किया था। देन इसके अलावा जो है आपका फोडर, कौन सा फोडर, जो वेस्ट फोडर है उसका इस्तेमाल किया था। ये 4 चीज़ें क्या है हमने प्रयोग की थी। लेकिन अगर मैं बात करूं कंपोस्ट की, तो कंपोस्ट के अंदर बताइए मैंने आपको क्या क्या बताया कि कंपोस्ट के अंदर जो है क्रॉप रेजिड्यू हो सकते हैं। क्रॉप रेजिड्यू का मतलब यहाँ पर क्या है, आपके फसल के अवशेष हो सकते हैं, समझे, यानी पत्ती हो सकती है, टहनी हो सकती है, फील्ड के अंदर जो खराब आपकी सब्जी हुई है या फल हुए हैं वो आपके हो सकते हैं, वो क्या है क्रॉप रेजिड्यू के अंदर आ जाते हैं। दूसरा क्या है आपका किचन वेस्ट जो है हम यहाँ पर ले सकते हैं, यानी कि किचन के अंदर जो वेस्ट निकलता है वो भी क्या है एज आ कंपोस्ट बनाने के लिए प्रयोग में लिया जा सकता है। ह्यूमन वेस्ट जो है वो एज आ आपका कंपोस्ट बनाने के लिए क्या है प्रयोग में लिया जा सकता है। इसके अलावा आपका एग्रो इंडस्ट्रियल तो नहीं कहेंगे, एग्रो इंडस्ट्रियल वेस्ट को कहना ठीक रहेगा। तो एग्रो इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या है आपका यहाँ पर प्रयोग में लिया जा सकता है। देन इसके साथ ही साथ मैंने आपको बताया था म्युनिसिपल वेस्ट, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर सीवरेज वेस्ट से है, वो वेस्ट भी आप क्या कर सकते हैं प्रयोग में ले सकते हैं खाद बनाने के लिए। तो कंपोस्ट बनाने के लिए ये आपके पदार्थ प्रयोग में लिए जाते हैं और यहाँ पर क्या है आपका गोबर की खाद ली जाती है। यहाँ पर कोई माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर इन सभी का क्या किया गया है, माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन किया गया, यानी सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या है इसे डिकम्पोज किया गया। ठीक है, तो यहाँ क्या है आपका माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन किया गया। इतनी बात सभी को क्लियर हो चुकी है भाई, बताओ सभी को इतनी चीज समझ आ चुकी है। यहाँ पर क्या हुआ आपका माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन हुआ है। इतनी सी बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम किसके बारे में, कंपोस्ट के टाइप्स के बारे में। यानी जो कंपोस्ट होती है वो आपकी 2 टाइप्स की होती है। ये आपका जो वर्गीकरण यानी ये 2 टाइप्स जो बताए गए हैं, ये किसके अकॉर्डिंग बताए गए हैं, तो ये बताए गए हैं कि जैसे कि आपका जो खाद बनाने के लिए यानी कि कंपोस्ट बनाने के लिए जो आप सब्सटेंस या कह लीजिए मटेरियल या जो रॉ मटेरियल का प्रयोग कर रहे हैं वो गांव से लिया जा रहा है या शहर से लिया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या है उसे 2 कैटेगरी के अंदर रख दिया गया। सबसे पहली कैटेगरी है रूरल कंपोस्ट यानी कि ग्रामीण कंपोस्ट। रूरल कंपोस्ट का मतलब आप लोग समझ ही चुकेंगे, रूरल का मतलब क्या होता है, गाँव होता है, ग्रामीण होता है। तो गांव या ग्रामीण के अंदर जो वेस्ट होता है उसका प्रयोग करके जब हम खाद बनाते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं, तो उसे आपकी रूरल कंपोस्ट कहा जाता है। सिंपल सी बात इतनी है। अब रूरल यानी गांव के अंदर जनरली क्या है आपकी खेती बाड़ी होती है। खेती बाड़ी होती है, जहां पर खेती बाड़ी होती है उस जगह को हम क्या कहते हैं, बताओ उस जगह को हम क्या कहते हैं, यानी कि ऐसा एरिया, ऐसा क्षेत्र, चलिए मैं यहाँ पर बताता हूँ, ऐसा एरिया, ऐसा क्षेत्र जहां पर जनरली क्या किया जा रहा है आपका जानवरों को भी पाला जा रहा है। ठीक है, यानी कि ये मान लीजिए एक बड़ा सा एरिया है, क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है कुछ एरिया के अंदर क्या है आपके एनिमल यानी जानवरों को पाला जा रहा है। ठीक है, कुछ एरिया में क्या है आपका एनिमल को पाला जा रहा है और कुछ एरिया के अंदर जो है, रुकिए भाई इसको ठीक से लिख देता हूँ नहीं तो कहोगे सर कैसी राइटिंग लिख रहे हो आप, है ना। यहाँ पर जो है आपका एनिमल, मान लीजिए जानवरों को हम क्या कर रहे हैं, पाल रहे हैं। यहाँ पर मान लीजिए आपका जो है पोल्ट्री यानी कि मुर्गियों को जो है पोल्ट्री फार्म है, यहाँ पर जनरली क्या आपका मुर्गियों को पाला जा रहा है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, खेती कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर फसल को ग्रो किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपकी एक बिल्डिंग बना हुआ है, कमरा बना हुआ है जिसके अंदर क्या है सारे इंप्लीमेंट रखे हुए हैं। तो इस तरीके का जो खेत होता है, इस तरीके का जो क्षेत्र होता है, इसे हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर की लैंड में इसे कहा जाता है, एग्रीकल्चर की लैंग्वेज में इसे कहते हैं हम फार्म। इसे क्या कहा जाता है, फार्म कहा जाता है। बात समझ में आई।
आप लोगों ने फिल्मों वगैरह में देखा होगा, जहाँ पर जनरली क्या आपके फार्म होते हैं, वहाँ पर क्या है आपका फार्म के अंदर क्या रहने के लिए एक गेस्ट हाउस टाइप का बना रहता है, पेड़ पौधे लगे होते हैं, पार्क होती है, खेलने के लिए वहाँ पर यानी कि रेस घोड़े रेस वगैरह जो है वहाँ पर देखने को मिलते हैं ना, या फिर खेलने के लिए वहाँ पर क्या है मैदान बना रहता है, उसी को फार्म कहते हैं ना आपका, अगर फिल्मी दुनिया की बात करें। लेकिन एग्रीकल्चर की दुनिया में बात करें तो एक ऐसा एरिया जहाँ पर जानवरों को भी पाला जा रहा है, जहाँ मुर्गियों को भी पाला जा रहा है, जहाँ सुअर को भी पाला जा रहा है, जहाँ मछलियों को भी पाला जा रहा है, जहाँ पर हम फसलों को भी उगा रहे हैं, जहाँ पर हम क्या है यानी कि इंप्लीमेंट्स वगैरह ट्रैक्टर वगैरह है उनके रखने के लिए क्या है वहाँ पर एक छोटी सी कोठरी बनी हुई है या ट्यूबवेल वगैरह भी बना हुआ है, तो वो जगह क्या कहलाती है आपकी फार्म कहलाती है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर बताओ आपका क्या क्या वेस्ट निकलेगा, यहाँ क्या क्या वेस्ट निकलेगा, फसल के अवशेष जो होंगे वो वेस्ट निकलेगा, देन इसके साथ ही साथ पोल्ट्री का वेस्ट होगा वो निकलेगा, जानवरों का वेस्ट होगा वो वेस्ट आपका निकलेगा। अगर हम ये जो फार्म के ऊपर वेस्ट निकल रहा है इसका हम प्रयोग कर रहे हैं कंपोस्ट बनाने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, रूरल कंपोस्ट कहते हैं। क्योंकि फार्म वगैरह ज्यादातर आपके कहाँ पर होते हैं, गांव के अंदर ही होते हैं, शहर में थोड़ी देखने को मिलते हैं। खेती वगैरह ज्यादा गांव के अंदर होती है, तो फार्म वगैरह भी कहाँ ज्यादा गांव के अंदर ही होंगे, तो उससे क्या कहा जाएगा आपका, उसे कहा जाएगा रूरल कंपोस्ट, या इसी को जनरली हम क्या कह देते हैं, इसका दूसरा नाम है, इसको फार्म कंपोस्ट भी बोल दिया जाता है। इसी को क्या कह दिया जाता है, फार्म कंपोस्ट भी कह दिया जाता है। बताओ फार्म कंपोस्ट क्यों कहेंगे, फार्म कंपोस्ट इसलिए कहेंगे क्योंकि फार्म का जो वेस्ट है उससे बनाया जा रहा है। अब फार्म क्या है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो जो फार्म कंपोस्ट होती है इसके अंदर पूछा जाता है कि जनरली आप जब एग्जाम के अंदर लिखेंगे फार्म कंपोस्ट क्या होती है, तो इस तरीके से आपको लिखना है कि ऐसी कंपोस्ट जो कि जनरली क्या है आपके गांव के अंदर जो वेस्ट होता है, जो फार्म का वेस्ट होता है, लाइक फसल के अवशेष हो गए, ठीक है, इसके अलावा आपके जनरली जो है फसल के अवशेष में पत्तियां होगी, टहनियां होगी, या फिर आपका कह लीजिए जो खराब चारा हो गया है ना, उसका प्रयोग करके हम क्या कर रहे हैं, कंपोस्ट बना रहे हैं, तो उसे रूरल कंपोस्ट या फार्म कंपोस्ट कहते हैं। और इस कंपोस्ट के अंदर जनरली क्या है 0.5% जो है नाइट्रोजन होती है। देन आपका अगर बात करें फास्फोरस की तो 0.15% क्या है इसके अंदर P2O5 होती है, यानी फास्फोरस होती है। बात करें हम पोटेशियम की यानी कि K2O की तो 0.5% क्या है इसके अंदर जो है आपका पोटेशियम होती है। तो ये न्यूट्रिएंट वैल्यू आपको याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं हम अर्बन कंपोस्ट की। तो अर्बन का मतलब होता है शहर, यानी कि शहर के अंदर जो वेस्ट निकलता है उसका प्रयोग करते हैं हम खाद बनाने के लिए, तो उसे क्या कहा जाता है, अर्बन कंपोस्ट कहा जाता है। या फिर आपके जो कस्बे होते हैं यानी कि जो शहर होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, कस्बा भी बोल देते हैं। तो इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, टाउन कंपोस्ट भी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, कस्बे को टाउन बोलते हैं, तो इसी वजह से इसको क्या कह देते हैं हम, टाउन कंपोस्ट भी कह देते हैं। ये इसका दूसरा नाम है। यहाँ पर आपके फलों के छिलके हो गए, सब्जियों के छिलके हो गए, किचन का वेस्ट हो गया, ह्यूमन का वेस्ट हो गया, जो आपकी गलियां होती हैं शहर की उनको सफाई करते समय जो आपके घास फूस या आपका कह लीजिए जो पत्तियों के छिलके होते हैं, पत्तियां होती हैं, उनका प्रयोग क्या करते हैं हम, खाद बनाने के लिए करते हैं। क्लियर हुआ। तो इसे हम टाउन कंपोस्ट कहते हैं। और इसके अंदर जो नाइट्रोजन होती है वो आपकी 1.4% होती है। फॉस्फोरस यानी कि P2O5 जो इसके अंदर होती है वो आपकी कितनी है, 1% होती है। देन आपका K2O यानी कि पोटेशियम जो इसके अंदर होती है वो आपकी 1.4% होती है। तो ये आपकी टाउन कंपोस्ट या अर्बन कंपोस्ट की न्यूट्रिएंट वैल्यू होगी। क्लियर होगी इतनी बात। तो कंपोस्ट आपकी 2 टाइप्स की होती हैं, रूरल कंपोस्ट और जो है आपका अर्बन कंपोस्ट। क्लियर हो गया इतनी बात, आपने नोट कर लिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको लेना है तो ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी नोट कर लीजिएगा इस तरीके से। बाकी एग्जाम के अंदर देखिए डिटेल में लिखने के लिए मैं ऑलरेडी यहाँ पर आपको जो है इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। जैसा कि आप देख सकते हैं रूरल कंपोस्ट यानी ग्रामीण कंपोस्ट, जिसे हम क्या कहते हैं आपका फार्म कंपोस्ट भी कहा जाता है। और इसके अंदर जनरली क्या आपका देखिए शुगर केन ट्रैशेस, पैडी स्ट्रो या फिर वीड्स, यानी कि शुगर केन ट्रैशेस का मतलब क्या है, यानी जो गन्ने की फसल आपने देखी हो, गन्ने को हार्वेस्ट करने के बाद गन्ने की पत्तियां बचती हैं, गन्ने की पत्तियां बचती हैं, तो वो गन्ने की पत्तियों का प्रयोग करते हैं। पैडी स्ट्रो यानी कि जो आपका धान होती है या फिर जिसे पराली कहते हैं, है ना, पराली जिसे कहा जाता है, उसका प्रयोग में लिया जाता है। या फिर जो खरपतवार होते हैं, वीड होते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। खरपतवार का मतलब घास फूस जो कि क्या अनवांटेड प्लांट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वीड कहते हैं।
हैं, खरपतवार कहते हैं। बात समझ में आई? आपके खेतों में अगर आप गए होंगे तो आपने देखा होगा ना, खरपतवार उगे रहते हैं, यानी कि ऐसे पौधे उगे रहते हैं जिनका हमारे लिए कोई प्रयोग नहीं होता है, वो घास जिसे बोलते हैं, तो वही आपके क्या कहलाते हैं, वीड कहलाते हैं। तो उनका प्रयोग करके जब हम खाद को बनाते हैं तो उसे हम फार्म कंपोस्ट कहते हैं। और जैसा कि मैंने बताया तो उसके अंदर 0.5% जो है नाइट्रोजन होती है, 0.15% क्या उसके अंदर फॉस्फोरस होती है, और 0.5% क्या उसके अंदर पोटेशियम होती है, यानी K2O होती है। हिंदी में भी आपका नीचे एज इट इज लिखा हुआ है, गन्ने के कचरे, धान के भूसे, खरपतवार और अन्य पौधों तथा अन्य कचरे जैसी कृषि अवशिष्टों के बने कंपोस्ट को हम क्या करते हैं, कृषि कंपोस्ट कहते हैं, या फिर उसे क्या बोला जाता है, फार्म कंपोस्ट, या फिर आपका जनरली जो है रूरल कंपोस्ट कहा जाता है। बात समझ में आई? आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका अर्बन कंपोस्ट यानी शहरी कंपोस्ट के बारे में, या जिसे हम क्या कह देते हैं, टाउन कंपोस्ट भी बोल देते हैं। इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि जनरली क्या है आपका इसके अंदर नाइट सोइल का मैंने कल बताया था ना, यानी ह्यूमन एक्सक्रीटा आपका होता है। देन आपका स्ट्रीट स्वीपिंग यानी सड़कें साफ करने के बाद जो आपका वेस्ट निकलता है, ऑर्गेनिक वेस्ट निकलता है, वो आपका हो गया। इसके अलावा डस्टबिन रिफ्यूजेज यानी कि जो डस्टबिन होते हैं उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, लाइक वो किचन का भी डस्टबिन हो सकता है या वो किसी हॉस्पिटल का डस्टबिन हो सकता है, उसमें क्या आपके फलों के अवशेष वगैरह, सब्जियों के अवशेष वगैरह हैं, उसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, कंपोस्ट के लिए करते हैं, तो वो आपका टाउन कंपोस्ट कहलाता है। और टाउन कंपोस्ट के अंदर जनरली क्या है, 1.4% जो है इसके अंदर क्या होती है, आपकी नाइट्रोजन होती है, जैसा कि मैंने बताया था, और 1% क्या है इसके अंदर जो है आपका फॉस्फोरस होता है, और 1.4% क्या है इसके अंदर पोटेशियम होता है। सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी, सारी चीजें आपको समझ आ चुकी होंगी। बताओ सभी को क्लियर है इतनी चीजें, है ना? बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। बस इतना ही आपको पढ़ना है, किसके अंदर, कंपोस्ट के अंदर। कंपोस्ट जो है हमारा यहीं पर खत्म होता है, बस इतना ही आपको लिखना है। तो एग्जाम में आपसे अगर पूछा जाता है क्वेश्चन, डिफाइन कंपोस्ट, यानी कंपोस्ट को डिफाइन कीजिए और उसके वर्गीकरण के बारे में बताइए, तो आपको सेम ऐसे ही बता देना है जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया है एग्जाम, यानी कि अभी फिलहाल क्लास के अंदर कंपोस्ट क्या होती है वो आप बताएंगे, किससे कंपोस्ट बनती है वो आप बता देंगे। देन उसके वर्गीकरण के बारे में, 2 टाइप की होती है, रूरल कंपोस्ट, अर्बन कंपोस्ट, दोनों में न्यूट्रिएंट वैल्यू कितनी कितनी होती है वो आप बता देंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। देन नेक्स्ट आ जाता है आपका ग्रीन मैन्योर यानी कि हरी खाद। अब ग्रीन मैन्योर का मतलब क्या होता है, हरी खाद का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना सभी बच्चे, ठीक है। यहाँ पर जो है मैं एक खेत को बना रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये मैंने क्या किया, एक खेत बना दिया, मान लीजिए सपोज करिए ये क्या है, एक खेत है। इस खेत के अंदर मैं क्या करता हूँ, आपकी फसल लगा देता हूँ, यानी कि मैंने क्या किया, यहाँ पर जो है ये देखिए फसल लगा दी है। ये फसल आपकी कैसी होगी, हरे रंग की होगी, ऑब्वियस सी बात है, हरी फसल ही होती है। आपने काली, पीली, लाल, नीली फसल तो नहीं देखी होगी ना, सारी फसलें आपने हरी ही देखी होंगी, है ना। ये फसल कैसी होगी, आपकी हरे रंग की होगी, ऑब्वियस सी बात है, ये कैसी होगी, आपके हरे रंग की होगी। तो ग्रीन यानी हरी, इतनी सी बात समझ में आई। हरी का मतलब यानी कि फसल क्या है, अभी जिंदा है, वो हरी अवस्था में है, वो उसकी क्या अभी वृद्धि बढ़वार वगैरह हो रही है। तो हमने क्या किया, इस खेत के अंदर इस फसल को लगा दिया। अब ये फसल आपकी है कौन सी है, ये फसल जनरली हम कौन सी लगाएंगे, लेग्यूम क्रॉप लगाएंगे। कौन सी क्रॉप लगाएंगे, लेग्यूम क्रॉप लगाएंगे। लेग्यूम क्रॉप का मतलब अब तो आप समझ चुके होंगे ना, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, यानी कहने का मतलब क्या है, दलहनी फसलें जो होंगी, ठीक है, दलहनी फसलें जो होती हैं उन्हें क्या करेंगे, हम लगाएंगे। अब दलहनी फसलों को बताइए क्यों लगाएंगे, क्योंकि दलहनी फसलें जनरली क्या करती हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती हैं। मैंने आपको बताया था ना, जैसे ये पौधा है, इस पौधे के अंदर जनरली आपकी जो जड़ें होंगी, तो पौधे की जो जड़ें हैं उसकी जड़ों में क्या होगा, रूट नोड्यूल बनते हैं, यानी कि इस तरीके से नोड्यूल बनते हैं, और उस नोड्यूल के अंदर क्या रहते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं। सारी क्लासें बच्चों सीक्वेंस में देखना, पिछली क्लासेस के अंदर मैं बता चुका हूं नोड्यूल क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे करती हैं ये, देन आपका जो है राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होता है, सारी चीजें मैंने बता दी है ना। तो नोड्यूल बनता है, इस नोड्यूल के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। आप लोगों ने देखा होगा दलहनी पौधे को कभी उखाड़ के तो उसके पौधे, उसकी जड़ों में गांठ बनी रहती है, तो वही क्या आपके नोड्यूल कहलाते हैं। और ये क्या करती है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन जो है करती हैं। तो हम ज़्यादातर खेत के अंदर क्या करते हैं, दलहनी फसलें लगाते हैं इस तरीके के खेत में, यानी कि हरी खाद के अंदर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने जो है हरी खाद लगा दी, कहने का मतलब हमने क्या किया, खेत के अंदर ऐसी फसल लगा दी जो कि क्या है, दलहनी है, जो कि क्या है, दलहनी है, यानी कि कोई दाल वाली फसल हमने लगा दी। अब ये फसल जनरली आपकी कितने दिन की हो जाएगी,
45 से 50 दिन की हो जाएगी। कितने दिन की हो जाएगी? 45 से 50 दिन की हो चुकी है। यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि इस फसल को हमने लगाया और लगाने के बाद ये फसल क्या है आपकी 45 से 50 दिन के बाद, यानी डेज आफ्टर सोइंग। डेज आफ्टर सोइंग का मतलब क्या है? बुआई के 45 से 50 दिन के बाद। जैसे आज मैंने इस फसल को बोया तो आज से 45 से 50 दिन के बाद मैं क्या करूंगा? इसी फसल को इसी खेत के अंदर जो है हैरो चलाकर यानी कि प्लो चलाकर हल चलाकर मिट्टी के अंदर मिक्स कर दूंगा। क्या कर दूंगा? मैं मिट्टी के अंदर मिक्स कर दूंगा। अभी फसल क्या है? ये हरी अवस्था में है, अभी ये सूखी नहीं है, क्योंकि 45 से 50 दिन के बाद मतलब लगभग 2 महीने लगा लो, 2 महीने क्या 1.5 महीने लगभग आपके लगा दो, है ना। यानी 1 महीना पूरा और आपके 10-15 दिन ऊपर, मतलब 1.5 महीने लगा लो। तो आपकी फसल कितनी होगी लगभग? बताओ, फसल लगभग आपकी कितनी होगी? 45 से 50 दिन में लगभग आपके ऑन एन एवरेज 1.5 से 2 महीने के बीच में आपकी। तो उस समय फसल क्या होगी? हरी होगी। तो हमने क्या किया? हरी अवस्था में ही उस फसल को मिट्टी के अंदर मिक्स कर दिया। मिट्टी के अंदर क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। इसी को हम क्या कहते हैं? ग्रीन मैन्योर कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? ग्रीन मैन्योर कहा जाता है। आप ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। जो हमने ये हरी फसल इसके अंदर उगाई है, इस फसल को क्या कहेंगे हम? ग्रीन मैन्योर क्रॉप कहेंगे। इसे क्या कहा जाएगा? ग्रीन मैन्योर क्रॉप कहा जाएगा। बात समझ में आई? ग्रीन मैन्योर, इसे मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ, ये आपने नोट कर ही लिया होगा, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे? ग्रीन मैन्योर क्रॉप कहेंगे। ग्रीन मैन्योर क्रॉप का मतलब यानी हरी खाद फसल इसे कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? हरी खाद फसल इसे हम कहेंगे। हरी खाद फसल जो है इसे आपका बोल दिया जाएगा। बात समझ में आई? हरी खाद फसल इसे कह दिया जाएगा। जो हमने ये फसल उगाई है ना, ये फसल क्या कहलाएगी? ग्रीन मैन्योर क्रॉप कहलाएगी। इतनी चीज क्लियर हुई। अब हमने क्या किया? इस फसल को मिट्टी के अंदर मिक्स कर दिया। मिट्टी के अंदर क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। हैरो चलाकर या ट्रैक्टर चलाकर, यानी प्लोइंग करके, जुताई करके मिट्टी के अंदर क्या कर दिया? इसको हमने मिला दिया। तो मिट्टी के अंदर मिलाना वो क्या कहलाएगा? आपका ग्रीन मैन्योरिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ग्रीन मैन्योरिंग कहेंगे। इतनी चीज समझ में आई? देन मिट्टी के अंदर मिलाने के बाद ये पौधे क्या है आपके? सड़ेंगे, गलेंगे और मिट्टी के अंदर क्या करेंगे? जो है आपका खाद का काम करेंगे। यानी कि जो है मिट्टी के अंदर जनरली क्या करेंगे? ये न्यूट्रिएंट सप्लाई करेंगे। तो एक तरीके से खाद का काम करेंगे। तो जो खाद बनती है उसे हम क्या कहते हैं? ग्रीन मैन्योर कहते हैं। यानी कि उसे क्या कहा जाता है? हरी खाद कहा जाता है। बात समझ में आई? अब तीनों टर्म आपको समझ आ गई। जो हमने फसल उगाई है वो फसल क्या कहलाएगी? आपकी ग्रीन मैन्योर क्रॉप, यानी हरी खाद फसल कहलाएगी। देन उसको मिट्टी के अंदर हम कितने दिनों बाद? 45 से 50 दिनों के बाद उसको मिट्टी में मिक्स कर देंगे। तो मिक्स करना ग्रीन मैन्योरिंग कहलाएगा। और मिक्स करने के बाद जो मिट्टी में खाद आपकी ऐड होगी वो आपकी क्या कहलाएगी? ग्रीन मैन्योर कहलाएगी। क्योंकि यहाँ पर हमने हरी अवस्था में ही क्या किया है? पौधों को मिट्टी के अंदर मिक्स कर दिया है ताकि क्या है? खाद मिल सके। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? ग्रीन मैन्योरिंग कहते हैं, मिक्स करना। और जो खाद मिलती है उसे हम ग्रीन मैन्योर कहते हैं। बात समझ में सभी को आ चुकी है? क्लियर हो चुकी है? तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ ये ज़्यादातर क्या है? हम दलहनी फसलें ही यहाँ पर लेते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि दलहनी फसलें ही हमेशा हम यहाँ पर लेंगे। आगे अभी मैं आपको इसके वर्गीकरण के बारे में बताने वाला हूँ। चलिए इसके वर्गीकरण के बारे में बताता हूँ, लेकिन हम यहाँ पर एक प्रॉपर डेफिनेशन की बात कर लेते हैं जो आपको एग्जाम के अंदर क्या है? लिखनी है। तो सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे। ग्रीन मैन्योरिंग इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग लेग्यूमिनस और ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स इन द फील्ड। तो ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स क्या होती है वो आपको पता चल चुका है। लेगुमिनस फसल जो है किसे कहते हैं वो भी आप अच्छे से जान चुके हैं। ग्रीन मैन्योर क्रॉप किसे कहते हैं? यानी कि जो हम हरी खाद की फसल जो है उगाते हैं। यानी कि जो फसल क्या है हम खेत के अंदर उगाते हैं, किसके लिए? हरी खाद के लिए। वो आपकी ग्रीन मैन्योर क्रॉप कहलाती है। तो यहाँ पर क्या करते हैं? जो लेगुमिनस क्रॉप होती है या फिर जो ग्रीन मैन्योर क्रॉप होती है उसको क्या किया जाता है? मिट्टी के अंदर प्लोइंग के द्वारा यानी कि जुताई के द्वारा क्या किया जाता है? मिट्टी के अंदर मिक्स कर दिया जाता है 45 से 50 दिन के बाद। ठीक है, यानी कि 45 से 50 दिन के बाद तो उसे आपका ग्रीन मैन्योर कहते हैं। ग्रीन मैन्योरिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खेत में हरी खाद की फसलें जैसे ढेंचा
आदि बोई जाती है और 45 से 50 दिन को भीतर फूल आने से पहले उन्हें मिट्टी में जोत दिया जाता है, मिट्टी के अंदर मिला दिया जाता है। तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? ग्रीन मैन्योरिंग कहलाता है। उसे हम क्या कहते हैं? ग्रीन मैन्योरिंग कहते हैं। बताओ सभी को इतनी चीज क्लियर हो चुकी है? सभी को इतनी चीज समझ आ चुकी है सभी बच्चों को? देन आपका नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर अब ग्रीन मैन्योर क्या होती है वो आपकी यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। ये ग्रीन मैन्योरिंग थी। अब मैन्योर की बात सुनिए। रेफर्स टू ग्रीन अनडिकम्पोज्ड प्लांट मटेरियल यूज्ड टू एनरिच द सोयल। यानी कि ग्रीन मैन्योर किसे कहते हैं? हम यहाँ पर क्या है, आपका जो हरी फसल होती है उसको हम क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर मिक्स करते हैं, जिससे क्या है वो मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, मिट्टी के अंदर जो है आपके जो इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें जाके जो है देते हैं, ठीक है। यानी हरी खाद वह अब अविघटित हरा पौधा सामग्री होती है जो इसे क्या है मिट्टी में मिलाकर उर्वरता बढ़ाई जाती है, ठीक है। वो क्या कहलाती है आपकी जनरली जो है वो कहलाती है ग्रीन मैन्योर। उसे क्या कहते हैं? ग्रीन मैन्योर यानी हरी खाद कहते हैं। ग्रीन मैन्योर क्रॉप क्या है? जो हम फसल उगाते हैं। अब कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं उसके बेसिस पर देन आपका क्या ग्रीन मैन्योर के लिए फसल को खेत में ही उगाना जरूरी है? जरूरी थोड़ी नहीं। इसके दो तरीके हो सकते हैं। दो तरीके देखिए आपके कौन कौन से हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये है, जैसे मान लीजिए ये खेत था, हमने क्या किया, इस खेत के अंदर जो है फसल को उगाया, है ना। इस खेत के अंदर हमने फसल को उगाया और जब ये फसल क्या है आपकी तैयार होगी, फसल तैयार होने के बाद हमने क्या किया, इस फसल को इसी खेत के अंदर जो है मिक्स कर दिया। यानी हल चलाकर हमने इसी खेत के अंदर क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। जिस खेत में हमने फसल को उगाया उसी खेत में हमने क्या कर दिया, उस फसल को मिक्स कर दिया। एक तो तरीका ये है ग्रीन मैन्योरिंग का, है ना। दूसरा तरीका क्या है, मान लीजिए हमने पौधे को कहीं और उगाया हुआ है, यानी फसल को हमने कहीं उगाया हुआ कहीं और है। फसल क्या, ये आपके पौधे होते हैं। अब इन पौधों से हम क्या करेंगे, जो इनकी पत्तियां होती हैं या इनकी जो टहनियां होती हैं वो हम तोड़ के लाएंगे और तोड़ के लाने के बाद इस खेत के अंदर क्या कर देंगे, उसको मिक्स कर देंगे। खेत के अंदर क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। तो दूसरा तरीका ये हो गया। यानी यहां पर हमने खेत के अंदर जो है फसलों को नहीं उगाया, बल्कि किसी जंगल से या कहीं आपकी कह लीजिए जो खेतों के साइड में जो जगह होती है या फिर खेतों के चारों तरफ जो पौधे हमने लगाए होते हैं, बड़े बड़े जो पौधे होते हैं, उनसे हमने टहनियां तोड़ के लाई और वो टहनियां या फिर वो पत्तियां हमने क्या की, इस खेत के अंदर मिक्स कर दी। तो दूसरा तरीका क्या है आपका ग्रीन मैन्योर का, ये होता है। अब इसी के बेसिस पर ग्रीन मैन्योर को दो कैटेगरी के अंदर रखा गया है, दो जो है ग्रुप के अंदर उनको डिवाइड किया गया। आप ध्यान से सुनना, ठीक है। टू टाइप्स का आपका ग्रीन मैन्योर यानी हरी खाद होती है। पहली होती है इन सीटू ग्रीन मैन्योर, यानी कि इन सीटू ग्रीन मैन्योरिंग जिसे कहा जाता है। दूसरी होती है एक्स सीटू या फिर ग्रीन लीफ मैन्योरिंग। अब इनके नाम से ही आपको थोड़ा थोड़ा सा पता चल चुका होगा। पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। अभी देखिए आगे यहाँ पर प्रॉपर जो है चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। आपको सिर्फ समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट लिखने के लिए ये मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, बस आप समझ लीजिए ग्रीन मैन्योरिंग में इन सीटू ग्रीन मैन्योरिंग का मतलब क्या होता है। मैंने आपको क्या बताया था कि एक तरीका ये है कि जैसे मान लीजिए ये खेत है, इसी खेत के अंदर हमने यह क्या किया, फसल को उगाया। कौन सी फसल है ये जान सकता है कोई? ढैंचा है। क्या है ये? ढैंचा है। हमने इसी खेत के अंदर क्या है, ढैंचा को उगाया और लगभग वो आपका 45 से 50 दिन का हुआ। देन उसके बाद देखिए हमने इस तरीके से ये पावर टिलर है उसके जरिए क्या किया, इस ढैंचे को इसी मिट्टी के अंदर मिक्स कर दिया, है ना। तो यहाँ पर हमने जिस खेत के अंदर फसल को उगाया उसी खेत के अंदर उसको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो इसीलिए इसको इन सीटू ग्रीन मैन्योरिंग कहते हैं। इन सीटू का मतलब यानी वही जगह फसल उगाने वाली और वही जगह क्या है आपकी मिट्टी के अंदर वहीं पर क्या है उसको मिक्स कर दिया गया, तो इन सीटू उसे कहा जाता है। एक्स का मतलब आप जानते ही हैं, एक्स सीटू का मतलब आप जान चुके होंगे। यानी कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस तरीके से कहीं आपका जंगल से हो सकता है या सड़कों के साइड में जो बड़े बड़े आपके पौधे लगे रहते हैं वो पौधे आपके हो सकते हैं, या फिर आपने देखा गांव वगैरह में जो बंजर जमीन पड़ी रहती है, जो पंचायत वाली जमीन होती है, वहाँ पर भी बड़े बड़े पौधे लगे रहते हैं। या आपके जो खेत होते हैं तो खेत के जो ट्यूबवेल लगाओ, ट्यूबवेल वाला एरिया होता है वहाँ पर भी आप बड़े बड़े पौधे लगा के रखते हैं। या फिर खेत का जो रास्ता होता है वहाँ पर भी आप बड़े
बड़े पौधे लगा के रखते हैं, या खेत के चारों तरफ भी क्या आप बड़े बड़े पौधे लगा के रखते हैं, तो उन पौधों से हम क्या करते हैं, इस तरीके से पत्ते तोड़ के लाते हैं या टहनियाँ तोड़ के लाते हैं, और उन पत्तों और उन टहनियों को क्या करते हैं हम, फिर उस खेत के अंदर जाके क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो उसे हम XC2 ग्रीन मैन्योरिंग कहते हैं, या फिर इसी को हम ग्रीन लीफ मैन्योरिंग भी कह देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया है, हरी पत्तियों को तोड़कर लाए हैं, टहनियों को तोड़कर हम क्या है यहाँ पर लेके आए हैं, तो इसीलिए इसे ग्रीन लीफ मैन्योरिंग भी कह दिया जाता है या XC2 मैन्योरिंग भी कह दिया जाता है। इतनी बात क्लियर हुई? बताओ, दोनों टाइप्स आपको समझ आ चुके हैं। तो जो आपकी हरी यानी कि हरी खाद है या ग्रीन मैन्योर है, ये आपकी कितनी 2 टाइप्स की होती है, यानी कि 2 प्रकार की होती है। पहली आपकी हो जाती है इन सीटू ग्रीन मैन्योरिंग, जिसके अंदर जिस खेत के अंदर हम उगाते हैं उसी खेत में क्या है उसको मिक्स कर दिया जाता है। दूसरी होती है XC2, एक्स का मतलब ही आपका होता है आउट, है ना, किसी की एक्स रही है क्या, तो उसका मतलब ही होता है आउट। तो XC2 और ग्रीन लीफ मैन्योरिंग क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पर हम पत्ती या टहनी को तोड़कर ला रहे हैं और उसके बाद उसको क्या है एक अलग जगह एक खेत के अंदर क्या है मिक्स किया जा रहा है, तो इसीलिए इसको हम XC2 या ग्रीन मैन्योरिंग कहते हैं। मुझे नहीं लगता आप किसी को कोई डाउट होगा, सभी को समझ आ चुका है। लेकिन अब बात आ जाती है इनके एग्जाम्पल्स की, कि सर इन सीटू ग्रीन मैन्योरिंग के अंदर हम कौन कौन सी फसलों को उगाते हैं, XC2 ग्रीन मैन्योर यानी कि जो ग्रीन लीफ मैन्योरिंग है, यहाँ पर कौन कौन से पौधों की पत्तियां या फिर टहनियों का प्रयोग किया जाता है हरी खाद के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए ये ग्रीन मैन्योर क्रॉप आपको नजर आ रही होगी। ग्रीन मैन्योर क्रॉप का मतलब यानी कि वो फसल जो कि हमने क्या है हरी खाद के लिए उगाई हुई है, वो फसल क्या कहलाएगी, ग्रीन मैन्योर क्रॉप कहलाएगी। तो यानी कि ये ग्रीन मैन्योर क्रॉप आपकी बताओ एक तरीके से कौन सी होगी, ये वही तो क्रॉप होगी ना, जैसे ये खेत है, इस खेत के अंदर हमने फसल को उगाया और इसी खेत के अंदर हमने क्या किया, इस फसल को जो है मिक्स कर दिया, है ना, तो ये क्या कहलाएगी, ग्रीन मैन्योर क्रॉप कहलाएगी। कहने का मतलब ये ग्रीन मैन्योर क्रॉप जो है, ये जो एग्जांपल आप देख रहे हैं, इसको हम एक तरीके से किसके एग्जांपल कहेंगे, इन सीटू ग्रीन मैन्योर क्रॉप के एग्जांपल कहेंगे। किसके एग्जांपल बोलेंगे इसको, इन सीटू ग्रीन मैन्योर के एग्जांपल इसको हम कहेंगे। चलिए यहीं लिख देता हूं, इन सीटू ग्रीन मैन्योर के क्या है ये आपके एग्जाम्पल होंगे। बताओ किसी को कोई डाउट है इसमें, नहीं है ना, ग्रीन मैन्योरिंग यानी इन सीटू ग्रीन मैन्योरिंग के डाउट होंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इतनी चीज क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन कौन सा है, इसके अंदर क्रोटोलेरिया जुन्सिया आ जाता है। क्रोटोलेरिया जुन्सिया क्या है, इसका एग्जांपल है क्रोटोलेरिया जुन्सिया। जनरली आपका क्या है, इसे जनरली हम कहते हैं सन हैम्प। क्या कहा जाता है इसे, जनरली जो है आपका सन हैम्प या फिर आपका इसे जनरली सनई बोल दिया जाता है, ठीक है। देन आपका सिस्वेनिया रोस्ट्रेटा, ये आपकी ढेंचा का एक प्रकार है। इसके अलावा आपका काउपी जिसे हम क्या कहते हैं, क्लस्टर बीन कहते हैं या ग्वार जिसे कहा जाता है। देन इसके अलावा काउपी जिसे जनरली क्या है लोबिया बोला जाता है, ग्वार नहीं बोलेंगे भाई, इसे लोबिया कहेंगे। क्या बोला जाएगा, काउपी को लोबिया कहा जाता है। देन आपका क्लस्टर बीन, क्लस्टर बीन को हम क्या बोलते हैं, ग्वार बोलते हैं। ये आपकी जो है दलहनी फसल, यानी कि ये भी क्या है दलहनी फसल है, ये भी क्या है दलहनी फसल है, ये भी क्या है आपकी दलहनी फसल ही है, ठीक है। देन इसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है सिस्वेनिया एकुलिएटा, जिसे हम क्या कहते हैं ढेंचा कहते हैं, ये भी क्या है आपका दलहनी फसलों के अंदर ही आता है। तो ये सारी की सारी फसलें जो यहाँ पर बताई गई हैं, यानी कि क्रोटोलेरिया जुन्सिया, सिस्वेनिया रोस्ट्रेटा, काउपी, देन आपका सिस्वेनिया एकुलिएटा, क्लस्टर बीन, ये इनके साइंटिफिक नेम है। तो ये सारी की सारी क्या है ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स के अंदर आती हैं, यानी इन सीटू ग्रीन मैन्योरिंग के अंदर आती हैं। ये उनके उदाहरण हैं। पीडीएफ जो है मैं आपको एग्रीकल्चर बाय अमन सर इस टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा, तो यहाँ से जो है आप इसको डाउनलोड कर लेना, उन सभी के नाम जो है लिख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपकी बात कर लेते हैं ग्रीन लीफ मैन्योरिंग। कहने का मतलब क्या है, ये आपके बड़े बड़े पेड़ होते हैं और इनकी टहनियां या पत्तियां तोड़कर क्या हम खेत के अंदर लाके मिक्स करते हैं, तो इन्हें हम ग्रीन लीफ मैन्योरिंग कहते हैं। या फिर आपके ये किसके एग्जांपल होंगे, XC2 ग्रीन लीफ मैन्योरिंग के एग्जाम्पल होंगे। XC2 ग्रीन लीफ मैन्योरिंग के क्या है एग्जाम्पल होंगे। तो इसके अंदर देखिए आपने हो सकता है कुछ पौधों को देखा हो, कुछ पौधों को हो सकता है नहीं भी देखा हो।
तो पहला आ जाता है केसिया फिस्टूला। अमलतास का पौधा किस किसने देखा है बताओ। अमलतास का पौधा आप लोगों ने देखा होगा सड़क के साइड में, अगर आप कभी गए होंगे तो जो सरकारी जगह होती है वहां पर लगी रहते हैं, और उसके ऊपर इस तरीके से फल जो है आपके लटके रहते हैं, है ना, फल जो है आपके लटके रहते हैं जैसे ककड़ी होती है उस तरीके के। तो ये आपका केसिया फिस्टूला या अमलतास जिसे कहते हैं। देन आपका ल्यूसिना लूकोसेफला, ये आपका इसका एग्जाम्पल होता है। देन सिसवेनिया ग्रैंडिफ्लोरा, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। पोंगोमिया ग्लोबरा, देन आपका ग्लैरिसीडिया सैपियम, इसके अलावा डेलोनिक्स रीजिया, देन आपका क्लैट्रोपिस गिगेंटिया, देन इसके साथ ही साथ आपका पेलेटोफोरस फेरोगिनम, इसके अलावा अजेडी रेचिटा इंडिका। अजेडी रेचिटा इंडिका को हम कहते हैं नीम। तो यहाँ पर आप 2-4 याद रख लीजिए, जैसे आप अमलतास केसिया फिस्टूला इसको याद रख लीजिए, ये आप आसानी से याद रख सकते हैं। मुझे पता है आपको इतनी जो है नाम याद नहीं होंगे, तो मैं बस इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ। केसिया फिस्टूला, अमलतास, इसको याद रख लेना। देन इसका डिलोनिक्स रेजिया, जिसे हम जनरली क्या बोलते हैं, गुलमोहर जो है जिसे कहा जाता है, इस गुलमोहर को याद कर लीजिए। अजेडी रेचिटा इंडिका यानी कि नीम का जो पौधा जो होता है उसे आप याद रख सकते हैं। देन इसके साथ ही साथ जो है बस यही तीन को याद रखिए, और जो है आपको सारे याद होते हैं तो ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपको 2-4 नाम यहाँ पर याद रखने हैं। तो ये क्या है, बड़े होते हैं पौधे, ये फसल के रूप में नहीं होते, बड़े जो है पौधे बड़े बड़े होते हैं। इनकी टहनियों को तोड़कर लाते हैं और फिर हम क्या करते हैं, खेत के अंदर मिक्स कर देते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, आपका ग्रीन लीफ मैन्योर क्रॉप्स कहा जाता है। ये आपकी क्या है, ग्रीन लीफ मैन्योर क्रॉप्स है। अब बात ये आ जाती है कि इनमें देखिए यहाँ पर प्रॉपर लिखा हुआ है इन सीटू ग्रीन मैन्योर का मतलब यानी इन्वॉल्व्स ग्रोइंग अ ग्रीन क्रॉप्स इन द फील्ड इंटेंडेड फॉर ग्रीन मैन्योरिंग एंड देन प्लोइंग इनटू द सेम सोयल। यानी कहने का मतलब क्या है, इन सीटू ग्रीन मैन्योर के अंदर क्या किया जाता है, इन सीटू हरी खाद में, हरी खाद के लिए निर्धारित खेत में ही हरी फसल उगाना और उसे फिर उसी खेत में मिट्टी में जोतना शामिल है, ठीक है। इन सीटू ग्रीन मैन्योर के अंदर उसी फील्ड के अंदर उगाते हैं और उसी में क्या है, मिट्टी के अंदर मिला दिया जाता है। एक्स सीटू के अंदर जनरली क्या है, आपका दूसरी जगह से तोड़ के लाते हैं और उसे क्या करते हैं, फिर खेत के अंदर जो है मिक्स करते हैं, मिलाते हैं। तो ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, दोनों लैंग्वेज में आपके काम आ जाएगा, इसको जो है आप बना लीजिए। अब बात ये आ जाती है कि जो ग्रीन मैन्योर है, जो अभी मैंने आपको बताई ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स के बारे में, उसमें न्यूट्रिएंट वो कितने कितने देते हैं। लाइक हमने ढैंचा को अगर मिट्टी के अंदर मिक्स किया तो कितने न्यूट्रिएंट जो है मिट्टी के अंदर जाएंगे, यानी कितने न्यूट्रिएंट जो है, कितना नाइट्रोजन, कितना फॉस्फोरस, कितना पोटेशियम जो है वो मिट्टी को मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपके हैं, इंपॉर्टेंट है, इन्हें ही आपको याद रखना है, सबको याद मत रखना। तो जैसे सनहैम्प की बात करूं, यानी क्रोटोलेरिया जुन्सिया जिसे कहा जाता है, सनहैम्प के बारे में अभी मैंने आपको बताया था। तो आपका 2.3% क्या है, उससे नाइट्रोजन मिलती है, 0.5% उससे फॉस्फोरस मिलती है, 1.8% क्या है, उससे आपकी जो है पोटेशियम मिलती है। देन आपका ढैंचा की बात करें जिसका साइंटिफिक नेम सिसवेनिया एक्यूलिएटा है, साइंटिफिक नेम क्या है, सिसवेनिया एक्यूलिएटा है। तो 3.5% जो है उसके अंदर नाइट्रोजन होती है, 0.6% उसके अंदर फॉस्फोरस होती है, 1.2% क्या है उसके अंदर जो है आपकी पोटेशियम होती है। इसी तरीके से सिसवेनिया स्पीसीज, इसके अंदर आपका 2.7% नाइट्रोजन है, 0.5% फॉस्फोरस है, 2.2% क्या है इसके अंदर आपकी पोटेशियम है। याद रखने के लिए आप इसको बार बार पढ़िएगा, बार बार रिपीट करिएगा, लिख के याद करिएगा, आपको याद हो जाएगा। और कोई तरीका नहीं है, शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर कोई काम नहीं आएगी। शॉर्ट ट्रिक अगर कुछ बन सकती तो मैं आपको बता देता। तो आपको कैसे करना है, बार बार इसको पढ़ना है इस टेबल को, और बार बार लिख कर देखना है, आपको याद हो जाएगा, ठीक है, आपको याद हो जाएगा। सारी के सारे आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है, 1-2 को याद कर लेना, ताकि आप एग्जाम्पल के लिए बता सको पेपर के अंदर कि फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर इतना इतना नाइट्रोजन, इतना फॉस्फोरस, इतना पोटेशियम पाया जाता है, बस कहानी खत्म। नेक्स्ट यहां पर देखिए आप बात कर लेते हैं सीप एंड गोट मैन्योर, यानी भेड़ और बकरी की खाद के बारे में। बताइए भेड़ किस किसने देखी है, ये देख रहे हो आप भेड़, सर ये भेड़ थोड़ी है, ये तो कोई और ही लग रही है ना, ये भेड़ नहीं है, ये कुछ और ही लग रही है। नहीं भाई भेड़ है ये, है ना, सेल्फी वाली कोई और नहीं है, ये भेड़ है आपकी। और यहाँ पर देखिए ये आपकी क्या है, बकरी है या बकरा जो भी होगा। तो ये जनरली क्या है, शिप एंड, इसको क्या कहते हैं, गोट कहते हैं, शिप एंड गोट इसको बोला जाता है। अब आपको पता है ये भी जनरली क्या है, जब खाना यानी कि फोडर इनके द्वारा कंज्यूम किया जाता है, फोडर खाने के बाद रिकॉर्ड, ठीक है, फोडर खाने के बाद जनरली क्या है आपका, ये क्या करती हैं, एक्सक्रीटा निकालती हैं।
फोडर खाने के बाद ये क्या है, एक्सक्रीटा निकालती हैं, और जो एक्सक्रीटा इनके द्वारा निकाला जाता है उसे हम क्या कहते हैं बताओ, उसे कहा जाता है आपका ड्रॉपिंग्स। उसे क्या कहते हैं हम, ड्रॉपिंग्स जो है बोलते हैं, यानी कि आपका हिंदी में तो अब प्रॉपर मुझे नहीं पता क्या बोलते होंगे उसे, पर ड्रॉपिंग उसे कहा जाता है, यानी कि जो इनकी छोटी छोटी सी वो बनती हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, गोलियां, हाजमोली की गोलियों की तरह जो है इनका वेस्ट होता है, एक्सक्रीटा होता है, तो उसे हम क्या करते हैं, एज अ मैन्योर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, यानी एज अ खाद के रूप में क्या है, उसे इस्तेमाल में लिया जाता है, तो उसे शिप एंड गोट मैन्योर कहा जाता है, यानी भेड़ और बकरी की खाद कहा जाता है। ज़्यादा डिटेल में आपके एग्जाम में आएगा भी नहीं, और सिर्फ इतना ही लिखना है, यानी शिप और गोट का जो वेस्ट होता है, जो एक्सक्रीटा होता है, उसको हम एज अ मैन्योर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, खाद के रूप में प्रयोग करते हैं, उसे हम जनरली क्या कहते हैं, आपका जो है शिप या गोट मैन्योर कहा जाता है। ये जनरली क्या आपका देखिए, फार्म यार्ड मैन्योर और कंपोस्ट दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। फार्म यार्ड मैन्योर यानी गोबर की खाद, कंपोस्ट यानी कि जो है आपका जो अभी हमने पढ़ के हटे हैं, यानी ग्रीन मैन्योर, हरी खाद से पहले जो कंपोस्ट के बारे में पढ़ा था। इन दोनों के अंदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं ना, यानी एनपीके होते हैं, उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए, शिप एंड गोट मैन्योर के अंदर न्यूट्रिएंट जो है ज्यादा होते हैं। कितना ज्यादा होता है, देखिए आपका यहाँ नाइट्रोजन कितनी है, 3% है, और अगर हम बात करें गोबर की खाद में, तो गोबर की खाद में बताओ नाइट्रोजन कितनी थी आपकी, सभी बच्चे बताएंगे, गोबर की खाद में नाइट्रोजन कितनी थी, 0.5% थी कि नहीं गोबर की खाद में। देन आपका यहाँ पर फोस्फोरस कितना है, 1%। गोबर की खाद में कितनी फोस्फोरस थी, 0.25% जो है फोस्फोरस थी कि नहीं। देन आपका यहाँ पर पोटेशियम कितनी है, 2%। गोबर की खाद में पोटेशियम कितनी थी, 0.5% थी। तो इसके कंपैरिजन में अगर देखते हैं तो यहाँ पर न्यूट्रिएंट वैल्यू क्या है, ज्यादा है। कहने का मतलब यह पर यही कहा गया है कि फार जो रिच, यानी कि जो शिप एंड गोट मैन्योर होती है वो न्यूट्रिएंट में रिच होती है, फार्म यार्ड मैन्योर के और कंपोस्ट के मैन्योर में। कंपोस्ट का भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि जो फार्म कंपोस्ट होती है उसके अंदर 0.5% नाइट्रोजन होती है, 0.15% फोस्फोरस होती है, 0.5% उसके अंदर क्या है, पोटेशियम होती है। और जो आपकी टाउन कंपोस्ट या फिर कह लीजिए अर्बन कंपोस्ट होती है उसके अंदर 1.4% नाइट्रोजन होती है, 1% आपका फोस्फोरस होती है, और 1.4% उसके अंदर क्या है, आपकी जो है पोटेशियम होती है। अभी बताया ना मैं थोड़ी देर में, तो यानी कि उनके कंपैरिजन में भी यहाँ पर क्या है, आपकी जो है एनपीके ज्यादा है किसके अंदर, शिप एंड गोट मैन्योर के अंदर। तो बस ये आपको दो ही लाइनें लिखनी है कि फार्म यार्ड मैन्योर और कंपोस्ट के कंपैरिजन में इनके अंदर जनरली क्या है, रिच यानी न्यूट्रिएंट ज्यादा होते हैं। कितने ज्यादा होते हैं वो आपके यहाँ पर लिखे हुए। बात क्लियर हुई सभी को? हाँ भाई, सभी को चीजें समझ आ चुकी हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट चलिए अब हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो है आपकी न्यूट्रिएंट वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, देखिए मैंने आपको बता भी दी है। नाइट्रोजन 3% होती है, फोस्फोरस 1% होती है, पोटेशियम क्या है आपकी इसके अंदर जो है 2% होती है। पोटेशियम कितनी होती है, 2% होती है। और ये आप देख रहे होंगे, ये जनरली क्या है, वो ड्रॉपिंग्स है या फिर कह लीजिए भेड़ या बकरी का वो वेस्ट है, जिसको हम क्या करते हैं, एज अ मैन्योर के रूप में इस्तेमाल में लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पोल्ट्री मैन्योर के बारे में, यानी मुर्गी खाद के बारे में। पोल्ट्री मैन्योर के बारे में बात करें तो मुझे एक बात बताओ, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पोल्ट्री फार्म को देखा है, यानी मुर्गी फार्म को जिन्होंने देखा है? बहुत से बच्चों ने मुर्गी फार्म को देखा होगा, और आपने ये भी कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किया होगा कि जहां पर मुर्गी फार्म होता है ना, वहां पर बदबू बहुत खराब आती है, बहुत ज्यादा स्मेल वो एरिया करता है। क्यों करता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। मैं बेसिकली नवोदय स्कूल से पढ़ा हूँ। नवोदय स्कूल के बारे में सुना होगा ना आपने, जवाहर नवोदय विद्यालय जो होते हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपका एक नवोदय विद्यालय होता है, और उसमें हॉस्टल लाइफ जो है रहती है, यानी 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक बच्चे को वहीं रहना पड़ता है और वहीं पर क्या है वो पढ़ाई करता है ना। तो मेरा घर जो था और नवोदय स्कूल था, वहाँ पर डिस्टेंस लगभग आपका 21 किलोमीटर था। तो जब मैं छुट्टियों में घर कभी आता जाता था या वैसे कभी छुट्टी आता था, तो रास्ते में एक मुर्गी फार्म पड़ता था वहीं पर, यानी कि मेरे घर के और स्कूल के रास्ते में एक मुर्गी फार्म पड़ता था। तो जब मेरे पापा मेरे को लेने के लिए आते थे या छोड़ने के लिए जाते, तो जहां पर वो मुर्गी फार्म था, लाइक अगर मैं बात कहूं तो जैसे कि मान लीजिए ये मुर्गी फार्म है, ठीक है, और ये आपका क्या है, रोड है। तो यहां से यहां तक का लगभग जो है 1 किलोमीटर क्या है आपका डिस्टेंस था। लेकिन भाई साहब जब हम यहां से निकलते थे ना, कसम से नाक को बंद करना पड़ जाता था, इतनी ज्यादा बदबू आती थी, इतनी ज्यादा सड़ैंध आती थी। क्योंकि ये जो मुर्गियां है ना,
ये क्या करती हैं, आपका वेस्ट निकालती हैं। कौन सा वेस्ट निकालती हैं, तो ये मुर्गियां जनरली जो है बीट करती हैं, यानी कि एक्सक्रीटा निकलता है, बीट जिसे कहते हैं। वो बीट करने के बाद वो आपका क्या है, अमोनिया नाइट्रोजन रिलीज करता है, क्योंकि वो बीट जो इनके द्वारा की जाती है, जो वेस्ट इनके द्वारा किया जाता है, उसके अंदर क्या है, आपका नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन किस फॉर्म में होती है, यूरिक एसिड के फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है, यूरिक एसिड के फॉर्म में होती है। जो बच्चे बायोलॉजी के होंगे उन्होंने हो सकता है पढ़ा होगा यूरिक एसिड के बारे में, है ना। जैसे हमारा जो यूरिन होता है, जो वेस्ट होता है, यूरिन जिसे कहते हैं, मूत्र जिसे कहा जाता है, उसमें क्या है, यूरिया ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन जो अगर हम बात करें आपकी बर्ड्स की, यानी कि चिड़ियों की, यानी पक्षियों की अगर बात की जाए, तो उनका जो वेस्ट होता है, उनकी जो कह लीजिए यूरिन वगैरह होता है, उसके अंदर क्या है, यूरिक एसिड पाया जाता है। उसके अंदर क्या है, यूरिक एसिड पाया जाता है। और ये यूरिक एसिड जो है आपका, जब इसको क्या है, इसका डिकम्पोजिशन होता है, या फिर कह लीजिए इसको हाई टेम्परेचर वगैरह मिलता है, तो ये एक गैस बनाता है। उस गैस को क्या कहते हैं, अमोनिया गैस कहते हैं। और ये अमोनिया गैस क्या है, एटमॉस्फेयर के अंदर जाती है। गैस है तो एटमॉस्फेयर के अंदर जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। और ये अमोनिया गैस क्या है, बहुत ही गंदी बदबू छोड़ती है। अगर आपने केमिस्ट्री लैब के अंदर कभी एक्सपेरिमेंट किया होगा तो देखा होगा, बहुत ही गंदी बदबू इसके अंदर से आती है। वही गंदी बदबू क्या है, आपकी दूर दूर तक फैलती है, जो कि हमें क्या है, सूंघनी पड़ती थी। तो ये जनरली आपका क्या है, अगर देखा जाए तो पोल्ट्री मैन्योर का मतलब क्या है, यानी जो मुर्गियां होती हैं, मुर्गियों की जो वीट होती है, वो वीट हम कलेक्ट करते हैं। इसके अलावा जो अंडे होते हैं, अंडे मान लीजिए मुर्गी फार्म है तो ऑब्वियस सी बात है, वहाँ अंडों का वेस्ट होगा ही होगा, है ना। टूटे हुए अंडे होंगे, उनके छिलके वगैरह होंगे, या फिर अंडा होगा, तो उसका वेस्ट क्या है, हम यहाँ पर लेते हैं। ऐसा चूरा जो है आपका टाइप का बन जाता है, और इसी को हम क्या करते हैं, एज अ मैन्योर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसी को हम मुर्गी खाद कहते हैं, मुर्गी की खाद कहते हैं। हालांकि एमएससी में मैंने मुर्गी की खाद देखी भी थी। मेरा एक दोस्त था जिसका नाम, चलिए जो भी नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, XYZ जो भी था, तो उसका थीसिस थी, यानी कि उसका एक्सपेरिमेंट था, तो उसके लिए हमें मुर्गी की खाद चाहिए थी। तो मुर्गी की खाद लेने के लिए हम मुर्गी फार्म पे गए थे, तो वहाँ पर भाई बहुत बुरा हाल था। और जो मुर्गी की खाद हमने ली थी, वो मुझे ही पता है कैसे हम पीछे बाइक पे बैठ के उसको लेके गए थे वहाँ तक। हालांकि जब ये मुर्गी की खाद प्रॉपर डिकम्पोज हो जाती है, यानी कि काफ़ी टाइम हो जाता है, तब इतनी गंदी बदबू नहीं आती है इससे, लेकिन फिर भी बदबू मारती है ये, है ना। फिर भी क्या है, इससे हल्की मोटी जो है बदबू आती है, लेकिन ज़्यादा पुरानी हो जाती है तब ज़्यादा बदबू नहीं आती है। तो ये जनरली क्या, आपकी मुर्गी की खाद जो है आपको समझ आ चुकी होगी, यानी मुर्गी का जो वेस्ट होता है उसको हम एज अ जो है आपका पोल्ट्री मैन्योर के रूप में प्रयोग लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, बर्ड ड्रॉपिंग फर्मेंट क्विकली, यानी कि जो आपका बीट होती है वो क्या आपकी फर्मेंट होती है। फर्मेंट का मतलब यानी कि सड़ना, हल्का सा कह सकते हैं सड़ना। तो जो फर्मेंट काफ़ी तेज़ी से होती है, तो जो भी आपका वीट है, लाइक जैसे कि मान लीजिए ये आपका वीट हो गया, ठीक है, ये क्या है, मुर्गी का जो है वेस्ट हो गया, तो इस तरीके से ये ढेर लगी हुई है, ये तेजी से फर्मेंट होगी। और इसके अंदर जो भी नाइट्रोजन है ना, उस नाइट्रोजन का 1 महीने के अंदर अंदर लगभग जो है 50% वो नाइट्रोजन क्या है, वेस्ट हो जाएगी। किस फॉर्म में वेस्ट हो जाएगी वो नाइट्रोजन, क्योंकि वो क्या आपकी अमोनिया के रूप में गैस में बनी हुई है, और वो कहाँ चली गई, एटमॉस्फेयर के अंदर जो है चली गई है। अमोनिया के रूप में क्या है, गैस में बनी है, वो एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है, चली गई है। तो जनरली आपकी वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि जो पोल्ट्री मैन्योर यानी मुर्गी की खाद होती है, वो क्या आपकी तेजी से क्या है, फर्मेंट होती है, और लगभग 50% तक क्या है, 30 दिन के अंदर अंदर उससे जो है नाइट्रोजन का वेस्ट हो जाता है, लॉस हो जाता है। और इस यानी मुर्गी के खाद के अंदर जो है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस क्या है, आपकी अच्छी खासी मात्रा में देखने को मिलता है। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस क्या है, इसके अंदर जो है अच्छी खासी मात्रा में देखने को मिलता है। अब कितना नाइट्रोजन होता है, कितना फॉस्फोरस होता है, वो भी देख लेते हैं, चलिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए 3.03% क्या है, यहाँ पर आपका नाइट्रोजन होता है, 2.63% क्या है, यहाँ पर आपका फॉस्फोरस होता है, एंड आपका 1.4% क्या है, आपका यहाँ पर पोटेशियम होता है। ये इसकी क्या है, न्यूट्रिएंट वैल्यू होगी। इसके बाहर आपको यहाँ पर और नहीं पढ़ना है। तो ये जो आपके थे बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर, तो आपका कंपोस्ट, हरी खाद, मुर्गी की खाद, देन आपका गोट और शिप यानी भेड़ और बकरी की खाद कंप्लीट हो चुकी है। और यहीं पर हमारा जो है मैन्योर टॉपिक के अंदर जो बल्कि
ऑर्गेनिक मैन्योर थी, यानी स्थूल जैविक जो खाद थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब अगले पार्ट के अंदर हम यहाँ पर पढ़ेंगे कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर के बारे में। देन इसके साथ ही साथ बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर के अंदर कंपोस्ट का एक टाइप आता है वर्मी कंपोस्ट, यानी जो केचुए वाली खाद होती है उसके बारे में हल्का सा हमें पढ़ना है। कई बार आपका शॉर्ट नोट्स के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि वर्मी कंपोस्ट क्या होती है उसके बारे में बताएं, या फिर डिटेल में भी क्वेश्चन आ जाता है वर्मी कंपोस्ट क्या होती है उसके बारे में बताएं, है ना। तो वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। इस क्लास की पीडीएफ आपको मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, इसको ज्वाइन कर लेना, वहां से इसकी क्लास की पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, समझ आपको आई चुकी होगी, अच्छे से नोट्स बना लेना। इसके साथ ही साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। देन इसके अलावा नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना, ताकि जब भी हमारी यानी कि 3 बजे क्लास चलती है डेली आपकी, तो 3 बजे जो क्लास चलती है उसका नोटिफिकेशन आप तक क्या है पहुंच पाए। और कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना क्या आपके सभी डाउट क्लियर हुए हैं, क्या आपको क्लास अच्छे से समझ आई है, उसको कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना, क्योंकि आपके वो कमेंट जो है मुझे हिम्मत देते हैं, मुझे ताकत देते हैं, और मैं और हिम्मत से क्या है और ताकत से क्या है फिर आपके लिए मेहनत करने का मेरा काम मान करता है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना, ऑनेस्ट बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको सारी चीजें समझ आई हैं या नहीं आई है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, इतना अपना ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए। थैंक यू।